हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर किया चुका है और सभी लोगों ने जो है अपना अपना पेपर देख लिया होगा। तो मैंने कहा था कि जो है सीबीटी 1 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर जो है मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम लोग 7/4/2021 का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको शुरुआत में कराया जाएगा, बाकी जो है जीके जीएस जो है लास्ट में उसको कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। और सीबीटी 2 पेपर के हिसाब से जो है सीबीटी 1 का पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीबीटी 1 का पेपर करेंगे उतना जो है सीबीटी 2 में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर मैं पूरे सीबीटी 1 का पेपर का अगर एनालिसिस कर लूँगा और उसमें देखूंगा तो ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है टॉप 20 क्वेश्चनों में आएगा। और टॉप 20 क्या है, टॉप 10 क्वेश्चनों में मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इस शिफ्ट में जिनका भी पेपर होगा तो ये क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा तो उन्हें लगा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार खुद से एक बार जो है जरूर इसको सॉल्व करिएगा। और चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वृत्त है x² + y² बराबर a² पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त x² + y² बराबर b² पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा वृत्त x² + y² बराबर c² को इस प्रकार स्पर्श करती है कि b के पावर m = a के पावर n × c के पावर p है, जहाँ m n p जो है नेचुरल नंबर है और m + n + p + 10 का मान आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्किल में ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि x² + y² बराबर a² जो है ये सर्किल का इक्वेशन होता है, जिसमें x² + y² बता रहा है कि ये सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 है और a² में a जो है यहाँ पे आपका रेडियस डिफाइन कर रहा है, मतलब a जो है उसका रेडियस है। सेम एज इट इज x² + y² बराबर b², ये दूसरे सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर जो सेंटर होगा सेम वही होगा 0 0 और इसका रेडियस होगा b²। मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों सर्किल जो है कॉसेंट्रिक है, मतलब एक ही जगह उनका सेंटर है। सेम एज इट इज तीसरा जो सर्किल का इक्वेशन दिया है सेम वह भी वही दिया है, x² + y² बराबर c²। मतलब ये तीनों जो सर्किल का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट है, इससे आपको पता चलता है। बल्कि यहाँ पे रेडियस तीनों के अलग अलग हैं। पहले का जो रेडियस होगा वो a होगा, दूसरे का रेडियस है वो b है और तीसरे का जो रेडियस है वो c है। तो हम लोग जो है पहले सर्किल बना लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वृत्त x² + y² बराबर a² पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त x² + y² बराबर b² पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक निर्देशांक आपको बना लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपका सेंटर क्या है और सर्किल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ा वाला सर्किल हम एक बना लेते हैं, जो जिसका रेडियस जो है हमारा a है। ये पहला जो सर्किल बन रहा है वो x² + y² बराबर a² को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे a जो है इसका रेडियस है। सेम एज इट कह रहा है कि इसके किसी एक पॉइंट से, अब मैं बीच की लाइनों को यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए था कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0 0 से इसका सेंटर है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया यहाँ पे। दूसरा सर्किल यहाँ पे कह रहा है कि एक और बनाया जा रहा है, तो दूसरा सर्किल मैं एक और बना दे रहा हूँ। आप दूसरा सर्किल यहाँ पे देखिए ये बन गया। अब कह रहा है कि पहले वाले सर्किल से कोई एक पॉइंट मैं लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया। इस पॉइंट से कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा, तो इससे हम क्या करते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। एक हो गया ये और दूसरा ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें एग्जैक्ट सीधी लाइनें नहीं बननी है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब दोनों पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ये हो गया ऊपर और एक पॉइंट ये हो गया नीचे। इसको मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ a, इस पॉइंट को ले लेता हूँ b और ये पॉइंट हो गया c। अब कह रहा है कि जो वृत्त x² + y² बराबर c² को इस प्रकार स्पर्श करती है। अब b और c को मिलाते हैं तो ये जीवा की तरह काम करता है, अर्थात कॉर्ड की तरह। यहाँ पे देखिए स्पर्श करने वाले दोनों जो पॉइंट हैं उससे एक जीवा बनाते हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब ये जीवा हो गया BC। ये कह रहा है कि एक तीसरी जो है हमने सर्किल बनाया है जिसका इक्वेशन है x² + y² बराबर c², उसको स्पर्श करता है। तो चलिए हम ये तीसरा सर्किल बना लेते हैं जिसका सेंटर सेम है, तीनों का सेंटर 0 0 ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन बता रहा है। अब तीनों के रेडियस अलग अलग हैं, a, b और c। तीसरा मैंने सर्किल बनाया जिसको स्पर्श करता है, वो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं d। यहाँ पे मैंने d खींच लिया।
अब यहाँ पे हमको रिलेशन निकालना है बी, ए और सी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अब आपका डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, जो सेंटर है ओ, उसको मैंने डी से मिला दिया, डी और ए को मिला दिया, तीनों एक सीधी रेखा में हो गए। बी को मैंने क्या किया, ओ से मिला दिया। अब यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ बी डी, ओ बी ए, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे बी 90 अंश का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी अगर स्पर्श रेखा है, जो काला वाला बीच वाला सर्किल बनाया है हमने, उस पर अगर स्पर्श रेखा है तो उसको जो सेंटर से मिलाएंगे तो वो 90 अंश का कोण बनाएगा। सेम एज इट इज आप समझ जाइए कि डी पर भी एक 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो सर्किल है, जो जीरो ये सबसे लास्ट छोटा वाला सर्किल है, उस पर जो है बी सी जो है स्पर्श रेखा काम करेगा, तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये अंदर एक आपको त्रिभुज बन रहा है, उसको मैं बाहर एक तरह से बना के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सोल्यूशन उसी में है, छिपा हुआ है। तो ये डायग्राम हो गया आपका इस तरह से, ये डायग्राम आपका यहाँ पे हो गया। ये हो गया डी पॉइंट, ये हो गया ओ पॉइंट, ये ए और ये बी। इसी को हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे ये सी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ओ बी ए ये 90 डिग्री है और ओ डी बी ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। सिमिलरिटी अर्थात समरूपता को यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ओ डी बी। डी यहाँ पे बीच में हमने लिखा है मतलब 90 डिग्री, ओ डी बी। तो इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ओ डी बी, इसमें डी बीच में है, तो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ओ बी ए। बी बीच में रखें इसलिए क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में बी जो है हमारा 90 डिग्री है। ओ को हमने पहले इसलिए रखा कि दोनों में ओ कॉमन है, बाकी बी और ए से हम समरूपता सिद्ध कर दिए हैं। तो 90 डिग्री के कोण, दो कोण कॉमन है और दो कोण 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन होगा हमारा ओ डी भुजा जो होगी, ओ डी भुजा बराबर बटा ओ बी बराबर ओ बी साइड बटा ओ ए। इस नाम से ही जो है आप सिमिलरिटी निकाल सकते हैं दो भुजाओं में। अब ये दोनों जो है सिमिलर हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मान क्या क्या होगा। OD जो है सबसे, देखिए इस सर्किल में आके देखिए आप, OD जो है छोटे वाले सर्किल का रेडियस है। इक्वेशन के हिसाब से उसका रेडियस क्या होगा, सी स्क्वायर है तो C होगा रेडियस, मतलब इसका मान C हो गया। हमने यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, ये बाहर जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें C हो गया ये। उसके बाद से देखिए O और A का मान क्या होगा, OA का जो मान होगा वो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, मतलब स्मॉल a हो गया। और OB जो है वो बीच वाले सर्किल का रेडियस है, तो उसका मान हो गया B। अब ये रिलेशन हमको पता चल गया, मतलब अगर OA कहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे OA नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे OB का मान पहले देख लीजिए, लिख लेते हैं। तो OB का मान B है, तो B अपॉन OA का मान A हो जाएगा बराबर OD का मान C है तो C हो गया बटा OB का मान कितना है, OB का मान B है। यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका B स्क्वायर बराबर AC। अब ये देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अगर भविष्य में फ्यूचर में कभी ऐसे इससे क्वेश्चन अराइज होता है तो आपका बन के आएगा। ये एक GP के फॉर्म में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में ये बन के आ रहा है। जैसे मैं कहूँ A, B और C तीन संख्याएँ हैं जहाँ पे B स्क्वायर बराबर AC के फॉर्म में है, तो मतलब A, B और C जो है तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे संख्या है 3, 6 और 12। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर, B का स्क्वायर करेंगे 36 बराबर हो गया 12 गुणे 3, तो ये 36। तो देखिए B स्क्वायर बराबर AC के फॉर्म में अगर 3, 6 ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं जिसमें बीच वाले का स्क्वायर किया जाए और दोनों किनारे के मल्टीपल के बराबर हो, तो 3, 6 और 12 तीनों जो हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में देखे जा सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे A, B और C का जो रिलेशन है वो GP के फॉर्म में है। तो अगर कभी फ्यूचर में सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है और आप पूछ दिया जाए कि A, B और C में क्या रिलेशन है, AP के फॉर्म में है, GP के फॉर्म में है या फिर HP के फॉर्म में है या इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों GP के फॉर्म में है। क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे B स्क्वायर बराबर AC के फॉर्म में हमें रिलेशन मिल गया। क्वेश्चन में अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है B के पावर M और इक्वल टू है वो A के पावर N और C के पावर P के बराबर के मल्टीपल के बराबर है। तो यहाँ पे M, N और P का मान क्या हो जाएगा, जो हमने रिलेशन निकाला है वहाँ से आप लिख सकते हैं। M का मान हो जाएगा 2, N का मान हो गया 1 और P का मान हो गया 1। अब ये तीनों मान हमको पता चल गए। क्वेश्चन में सिंपल अब हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, M प्लस N प्लस
10 का मान आपको निकालना है। देखिए m + n + 10 का मान निकालना है, तो m का मान हो गया 2, n का मान हो गया 1 और p का मान हो गया 1, तो 10 + 2 12, 2 14, तो 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जो है एक बार अपने नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा। हो सकता है भविष्य में ग्रुप डी के पेपर में या फिर से कभी NTPC या LP के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, आप इसको नोट जरूर करिएगा। तो जिन लोगों का 7 तारीख को पेपर था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने किया था कि नहीं किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर आपने इससे पहले नहीं किया है तो 1 मिनट के अंदर या फिर 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर जो है इसको सॉल्व कर पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, और इसका आंसर निकाल पाना। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपने क्वेश्चन ये किया था कि नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, और इस पेपर में जो है करीब मुझे लगता है 3 क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था, और तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आप ज़रूर इसको देखिए। ये क्वेश्चन जो है इसमें भी कह रहा है कि ये भी सर्किल से ही है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु जो है 1 और 2 को x अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कहने का इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2, जो x एक्सिस के डायरेक्शन में जो है हमने पॉजिटिवली जो है 2 यूनिट और जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, और आगे कह रहा है कि इसके बाद जो पॉइंट हमें मिल रहा है उस बिंदु से जो है हमें x² + y² = 9 एक सर्किल का इक्वेशन है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, मतलब 2 रेखाएं खींची जाती हैं। तो कह रहा है कि तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सर्किल का इक्वेशन है। तो मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि x² + y² = 9 है, तो 9 को हम 3² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x² अगर y² है तो इसका सेंटर होगा वो 0 0 होगा, और इसका रेडियस होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 3 यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पता कर लिया कि सर्किल का सेंटर क्या है और उसका त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है। अब हम पॉइंट से जो है उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो सबसे आसान क्वेश्चन ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये हो गया सर्किल, और देखिए इसका जो रेडियस है उसको मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये रेडियस हो जाएगा 3, इसको 3 यूनिट ये भी हो गया, तो ये भी तो 3 यूनिट होगा, हर जगह जो है इसका रेडियस बराबर होगा, सेंटर इसका 0 0 है। अब एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2, 1 2 अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम सर्किल में कैसे बना सकते हैं, 1 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, तो एक पॉइंट जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहले 1 2 पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा है 2 यूनिट जो है हम क्या करते हैं इसको, और जो है x एक्सिस में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 2 यूनिट और यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एक तो यहाँ पे था, 2 यूनिट आएगा तो जस्ट इसी के ऊपर, अर्थात यहाँ पे ये बनेगा, मतलब 3, 2। अब इसका नया जो निर्देशांक हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट से हमको जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक तो स्पर्श रेखा सीधा जो है नीचे आपको दिख रहा है, जो 3 पे जाके इस पॉइंट पे मिलेगा, जो एज इट इज वो बना हुआ है। दूसरा स्पर्श रेखा है, हम यहाँ से खींचेंगे तो इस तरह से आएगा और यहाँ पे इस तरह से बनेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्यों टच नहीं करेगा, तो वहाँ पे टच नहीं करेगा ये पॉइंट, क्योंकि वो उससे ज़्यादा दूर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे टच नहीं करेगा, इस पॉइंट पे टच करेगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं, इसको m लिख देते हैं, इसको नीचे n लिख दिया हमने। अब ये सेंटर को हमने o लिख दिया। अब देखिए दोनों जो पॉइंट जहाँ पे टच करेगा वो 90 अंश का कोण होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से जब स्पर्श रेखा खींचती है और हम उसको रेडियस से मिला पॉइंट सेंटर से मिला देते हैं तो उस पर जो है 90 अंश का कोण बनता है। तो ये m पे भी 90 अंश का कोण बनेगा और n पॉइंट पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं O को इस पॉइंट 3 2 को इसको मैं मान लेता हूँ, चलिए S मान लेता हूँ, O को मैं S से मिला देता हूँ, तो एक त्रिभुज आप देख रहे हैं, ट्रायंगल OSN, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल OSM, ये दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमें निकालना है, मतलब ये पूरा एंगल हमको निकालना है, एस पे जो पूरा एंगल बन रहा है उसको हमको निकालना है। तो लेकिन हम पहले छोटे वाले एंगल को निकालेंगे, इस त्रिभुज में हम बात करेंगे और इस एंगल की बात करेंगे, और ये थीटा हमने इसको लिख दिया। अब देखिए नीचे जो है ये लेंथ है वो 3 यूनिट है, और ऊपर एस और एन जो है वो डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है, वो आपका हो रहा है 2 यूनिट, क्योंकि इसका निर्देशांक 3, 2 है, कोऑर्डिनेट इसका 3, 2 दिया हुआ है, तो 2 यूनिट हो गया। यहाँ पे सिंपल जो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और tan थीटा बराबर हो जाएगा
लंब बटे आधार होता है, सबको पता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लंब जो है वो 3 यूनिट है, आधार जो है 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ओ एस एन में एन जो है वो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ से हम थीटा का मान लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2। लेकिन थीटा जो सेम इस तरफ है वो जस्ट अपोजिट भी सेम वही थीटा की वैल्यू होगी। क्यों, अब मैं बता देता हूँ कि जो एस एन की वैल्यू 2 है वो सेम जो है एस एम की वैल्यू भी 2 यूनिट होगी। अब ये 2 यूनिट कैसे होगी, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ एक सर्किल है और एक पॉइंट है, इससे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं और ये सेंटर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एम पे काट रहा है और ये ओ एन पॉइंट है और ये एस है, तो एम एन की जो लेंथ है ये बराबर होगी एस एन के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सर्वांग सम है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वहाँ पे ओ एम एन और ओ एस एन जो है यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से एम एन और एस एन जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे जो है एस एम और एस एन जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसी प्रमेय के आधार पे। ये ऐसा आपने जो है 9th-10th में पढ़ा होगा, जब भी आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा या फिर सर्किल के स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, तो ये थ्योरम जो आपने प्रूफ किया होगा। तो एक थीटा का मान आपने निकाल लिया tan इनवर्स 3/2। तो सेम एज इट इज दूसरी थीटा भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और वही जो है हमारा दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण होगा वो मान हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको जो है अगर आप चाहें नोट करना तो नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको भी हम अभी जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चनों में से नहीं है, क्योंकि अगर इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें जो आंसर दिया हुआ है कि कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, तो ये ऑप्शन जो है हमें लगता है गलत है। इसका जो सही जवाब आएगा वो 1 यूनिट आएगा। कह क्या रहा है कि क्वेश्चन में एक वृत्त है, उसका इक्वेशन दिया है x² + y² + 2011x + 2012y + 2013 = 0। सेम एज इट इज दिया है x² + y² 2011x 2012y + 2014y। पहले वाले इक्वेशन से, जो पहला वाला इक्वेशन है, इसके किसी एक बिंदु से हम एक दूसरे सर्किल के इक्वेशन पर, मतलब दूसरे सर्किल पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी सर्किल है और दूसरा सर्किल है तो किसी एक पॉइंट से इसके दूसरे पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और इसकी लंबाई पूछा है। तो जाहिर सी बात है इसका कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा लंबाई ज्ञात करना है और इसका लंबाई निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है एक बेसिक फॉर्मेट पे होता है, वो फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। बाकी इसको जो है लेंदी मेथड से भी करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन पहले वो फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट होगा कि अगर कोई इक्वेशन सर्किल का x² + y² + 2gx + 2fy + p = 0 एक इक्वेशन दिया है सर्किल का। दूसरा कह रहा है कि x² + y² + 2gx + 2fy + q = 0 कह रहा है कि इस सर्किल से, जो ऊपर वाला इक्वेशन है, उसके किसी एक पॉइंट से दूसरे वाले सर्किल पे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो उसकी लंबाई क्या होगी वो निकालना होगा। तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट = हो जाएगा √q - p। अब q की वैल्यू यहाँ पे देखिए, इक्वेशन के आधार पे देखा जाए तो q की वैल्यू 2014 दिया है और p की वैल्यू 2013 दिया हो, क्योंकि जिस सर्किल का जो इक्वेशन है उससे अगर खींचना है तो वो बाद में रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा √2014 - 2013, वैल्यू आ जाएगी √1 बराबर हो गया 1। तो 1 यूनिट इसका सही जवाब है, तीसरा ऑप्शन। लेकिन ये क्वेश्चन ही इतना डिफ़िकल्ट मुझे लगता है कि अगर आपको ये फॉर्मेट एग्जैक्ट नहीं पता है तो जाहिर सी बात है ये होना नहीं है। ये तो रिजल्ट है फाइनल, मैंने बता दिया, ये इस कॉमन इक्वेशन से एक फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। लेकिन इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। एक पॉइंट हम यहाँ पे इस सर्किल के, पहला वाला जो इक्वेशन है उस सर्किल पे अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसको हम लिख सकते हैं x1 y1, और उससे जो है इस पे एक स्पर्श रेखा खींच के लंबाई निकालना, तो वो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, इसलिए मैंने जो है कॉमन जो फार्मूला है इसका उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है IIT JEE के इंट्रेंस एग्जामों में आते हैं, और जो भी मैंने पिछला भी क्वेश्चन बताया उस तरह के क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे क्वेश्चनों को माना जाता है, और वो IIT की जब प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो उसमें वो सब क्वेश्चन कराया जाता था। पता नहीं क्यों जो है ये रेलवे में आया है, मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों की सीरीज़ में है ये, तो इसको एक बार कर लीजिएगा, अगर फ्यूचर में कभी आता है तो आप फिर से जो है इसमें दिक्कत ना महसूस करें। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि tan A प्लस tan B का मान P दिया हुआ है, cot A प्लस cot B का मान Q दिया हुआ है, तो cot A प्लस B का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से सिंपल है, आप इस इक्वेशन का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cot A प्लस cot B बराबर Q। अब यहाँ पे रिवर्स कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan B बराबर हो गया Q। अब नीचे जो है LCM ले लीजिए आप, tan A प्लस tan B, ऊपर हो जाएगा क्या, tan B प्लस tan A इज इक्वल टू Q। अब tan A प्लस tan B का मान P दिया हुआ है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे उसको रख दीजिए, तो हो जाएगा P अपॉन tan A इंटू tan B। यहाँ पे देखिए tan A प्लस tan B लिख दिया मैंने, tan A इंटू tan B होगा क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, बराबर हो जाएगा Q। तो हो जाएगा यहाँ पे tan A इंटू tan B बराबर हो जाएगा आपका P अपॉन Q। यहाँ पे एक रिलेशन आपको, एक इक्वेशन मिल गया। अब उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, अब हमको निकालना है वैल्यू cot A प्लस B की वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan A प्लस B लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो tan A प्लस B का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। बस हम यहाँ पे वैल्यू सीधे पुट करनी है और आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो tan A प्लस tan B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है 1 अपॉन tan A प्लस tan B की वैल्यू दिया हुआ है P, और 1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan A tan B की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है P अपॉन Q। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा और P यहाँ पे रह जाएगा नीचे, तो हो जाएगा Q माइनस P अपॉन PQ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो सही जवाब है, दूसरा आंसर यहाँ पे सही जवाब है। और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बे रहित लोकोमोटिव इंजन जो है 50 kmph प्रति घंटे की चाल से जो है चल सकता है, या और इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है, मतलब एक निश्चित क्वांटिटी में, फिक्स्ड क्वांटिटी में कमी होती है, जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल अर्थात रूट के आधार पर परिवर्तित होती है। अगर मैं इसकी स्पीड में जो कमी है उसको मैं S लिख लेता हूँ, तो वो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसमें लगाए गए डिब्बे के वर्गमूल अर्थात अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पहले स्टेटमेंट के अनुसार पे ये हमें एक इक्वेशन मिलता है, और इसी इक्वेशन पे जो है ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 डिब्बों के साथ इसकी चाल जो है 35 किमी प्रति घंटा है, तो इसमें अधिकतम कितने डिब्बे लगाए जा सकते हैं ताकि इसकी चाल जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ना हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें 25 डिब्बे लगा देता हूँ, मतलब n की संख्या अगर मैं 25 कर देता हूं, तो कह रहा है कि इसकी चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अर्थात इसमें कमी कितने की आ रही है, डिब्बा अगर उसमें नहीं लगा है तो इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब इसमें डिब्बे लगा दिए जा रहे हैं, मतलब 25 डिब्बे अगर लगाते हैं तो इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो कितने किलोमीटर घट जा रहा है, 15 किलोमीटर घट जा रहा है। 50 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है इसमें कमी आ रही है। अर्थात इसमें जो रिलेशन हमने निकाला है, जो S है, वो स्पीड में जो डिक्रीमेंट है उसको दर्शा रहा है। तो अर्थात S की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट n क्या है, कितने डिब्बे हम लगा रहे हैं 25 हो गया। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम एक कांस्टेंट लिखना चाहते हैं, तो 15 बराबर हो जाएगा k और अंडर रूट 25। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो k बराबर हो जाएगा 15/5, क्योंकि अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 3 15 अर्थात 3 आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी का कोई यूनिट नहीं होता। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें अधिकतम कितने डिब्बे लगाए जा सकते हैं ताकि जो है इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ना हो। अगर 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं करना है तो इसकी चाल कितनी रखनी पड़ जाएगी, 50 में से आप 11 घटा देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी
39 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब क्या है कि 39 किलोमीटर प्रति घंटे हमको स्पीड घटानी है, तभी तो जाके 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती रहेगी। लेकिन 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमको कितने डिब्बे और लगाने हैं जिससे हमारा डिक्रीमेंट की जो वैल्यू है, एस की वैल्यू है 39 से ज़्यादा ना हो, तभी तो वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाएगी। तो सेम पहले वाली इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालनी है। एस ये इक्वल टू लिख देंगे k/n, इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो s बराबर हो जाएगा k/n। और इसी तरह से ये अगला स्टेप यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो s इक्वल टू k/n में जो है हमें क्या लिखना है, जो s की वैल्यू है वो 39 है, यही डिक्रीमेंट की वैल्यू है। 39 से ज़्यादा नहीं घटना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घट जाएगा तो वैल्यू 11 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं रह जाएगी उसकी स्पीड। तो 39 बराबर हो जाएगा k की वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं, और √n हमें यही n की वैल्यू निकालनी है कि अधिकतम कितने डिब्बे उसमें हम लगा सकते हैं। तो √n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 39/3, वो हो जाएगा 13। अब n का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर हो गया बराबर 169 इसकी वैल्यू होगी। मतलब 169 डिब्बे से ज़्यादा हम लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो है 11 किलोमीटर ना रह करके और भी घट जाएगी। तो यहाँ पे 169 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो जीके से रिलेटेड है, स्टैटिक जीके हैं। तो वो इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो जापान में है। और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कई लोग किए नहीं होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 14 आया हुआ था कि अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या था। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन इसका सही जवाब है। बाकी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और राहुल द्रविड़, तो ये सभी लोग आपको पता होगा कि इनका मतलब शुरुआत के 3 ही टेस्ट में तीनों में शतक मारना इनके नाम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये गेस भी अगर मारते आप मोहम्मद अजहरुद्दीन, नहीं भी पता होता तो ये तीनों आप जो है रिमूव भी कर सकते थे, एलिमिनेट ऑप्शन करते तब भी आपका जो है गेस 100% इसमें सही हो सकता था। मोहम्मद अजहरुद्दीन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो वो सही जवाब है, अवध साम्राज्य को जो है चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है धारासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो ये अब्बास तैयब जी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है, बहुत लोग, अगर मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो है ये क्वेश्चन नहीं जानते होंगे। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना की गई थी। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हैं, और इसका सही जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसको मैंने इसीलिए जो ऑप्शन इसका मैंने छुपा दिया है। तो इस तरह से जो है 7/4/2021 का जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस यहाँ पे हो गया, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ से रिलेटेड उसको मैंने करा दिया है, और वो सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस शिफ्ट में आए हुए और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको क्वेश्चन नंबर भी अगर डाल देते हैं आप, तो मैं उसको देख करके अगले वीडियो में उसको कवर करा दूँगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे जो है एक पेपर मैं कराता रहूँगा और उसका वीडियो मैं डालता रहूँगा। और जो लोग इंस्टाग्राम पे द स्टूडेंट को फॉलो करना चाहते हैं, आईडी है @thestudent.study, तो वहाँ पे आप द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। और चाहे तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं @thestudentofficial, तो उसको भी वहाँ पे सर्च करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।